हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं और कौन सा जीएसटी कहाँ पे लागू होता है। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने वाले। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए सभी लोग, मैंने आपको लिखवाया है अभी तुरंत टाइप्स ऑफ जीएसटी में। देखो, पहला बताया जा रहा है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी, चौथा यूटीजीएसटी। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ जीएसटी तो क्या बताओगे? 4 टाइप्स। कौन कौन से? सीजीएसटी, और सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब होता क्या समझिएगा, मतलब सीजीएसटी जो है ना, वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा ही वसूला जाता है। जो ये जीएसटी है वह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा ही वसूला जाता है। अब आईजीएसटी यह क्या होता है? तो यह जो होता है, जैसे आईजीएसटी में अगर हमने क्या कर लिया, 18% डाला, तो दोनों का हिस्सेदारी रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। और अगला है यूटीजीएसटी, वह होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे जो लागू होता है, कौन सा जीएसटी लागू होता है? जी, यूटीजीएसटी लागू होता है। जैसे आप लोग जानते हो, दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक है, और क्या है, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, ठीक है, सब क्या हमारे, इसमें जम्मू कश्मीर भी हो चुका है, ठीक है, सब क्या हमारे, लद्दाख भी आ चुका है। यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो यह हमारे कितने टाइप्स होते हैं? वो अब कौन कहाँ पर लगता है, तो इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दिया। यह वहां पे लागू होगा जो यूनियन टेरिटरीज स्टेट होंगे, समझे ना। लेकिन यह जो होगा ना, वह हर एक राज्य पे होगा, इसके अलावा छोड़ के, यूटी को छोड़ के जितने हमारे स्टेट हैं, यह तीनों जो दिख रहा है ना, हर पे लागू होगा। लेकिन इसके लिए अलग अलग रूल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चलिए देखो, तो ही मैंने लिखवाया है, सेल ऑफ गुड्स आर सर्विस। चाहे हम कोई गुड्स सर्विस करें, नहीं, चाहे कोई गुड्स सेल करें और चाहे कोई सर्विस बेचे, या कोई गुड्स परचेज करें या कोई सर्विस परचेज करें, मतलब दोनों ही कंडीशन में बोला गया है कि अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगा तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब सवाल यह, सर इंट्रा स्टेट क्या होता है? तो कल ही हमने पढ़ाया था, क्या बताया था कि जब अपने ही स्टेट में चाहे गुड्स या सर्विस हम लोग क्या करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो वहां पे उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन या लोकल सप्लाई, बोलिए। और वहां पे जो जीएसटी चार्ज होता है, वो चार्ज होता है सीजीएसटी और ईएसटी। क्लियर है? सीजीएसटी और ईएसजीएसटी। और उसके बाद से अगला है इंटर स्टेट। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि जब दो स्टेट की बात की जाए और दोनों के बीच ट्रांजेक्शन हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन या इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। और मैंने बताया तो वहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इतना क्लियर है सबको? चलो, अब यही जो मैं डायग्राम से समझाया हूं ना, वही आपके क्या दिया है यहाँ पे नोट्स में दिया है,
जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, और देखो यहाँ पे बताया जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए निम्नलिखित टैक्स कंपोनेंट प्रभावित होंगे। अब कह रहा टैक्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है सेंट्रल जीएसटी, जिसे क्या बोलते हैं, सीजीएसटी, और या क्या बोलते हैं लोग, सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल जीएसटी प्लस सीजीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इसे क्या बोलते हैं लोग, सेंट्रल टैक्स। और बताया जा रहा है कि ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स आर सर्विस आर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लागू होता है। फिर से बताया जा रहा है स्टेट जीएसटी, और ये भी मैंने बताया शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, सीजीएसटी, या क्या बोल सकते हैं, स्टेट टैक्स। और यहाँ भी सेम वही है, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ, बोलो। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इसे केवल बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रेटेड टैक्स, बोलो, या कह सकते हैं क्या, आईजीएसटी। और यहाँ बताया जा रहा ऑन इंटर स्टेट, और जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पे लागू होता है। एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन पे होता है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से तो अगला जो मैंने बताया है कि ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई गुड्स और सर्विस आर बोथ, ठीक है। जब वो केंद्र शासित प्रदेश में जो वहां पे होगा तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यूटी जीएसटी। लेकिन उससे रिलेटेड लोग ज्यादा काम नहीं करना है, इसीलिए ऐसा भी। कोई दिक्कत, समय सबको, बोलिए। चलिए अब उसके बाद से देखो यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद से बहुत सारे टैक्स इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। देखो बताया जा रहा है टैक्सेस सम यूज अंडर जीएसटी, जीएसटी में निम्नलिखित टैक्स को शामिल किया गया है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। लगभग मैक्सिमम हमारे जो इस समय पहले एक्साइज ड्यूटी लगते थे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगते थे, सर्विस टैक्स लगते थे, सरचार्ज टैक्स लगते थे, अब मैक्सिमम टैक्स को क्या किया गया है, जीएसटी में शामिल कर दिया गया। हाँ नहीं, अभी वैट भी लगता है, मतलब मैक्सिमम शामिल हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड कुछ टाइम के बाद ये सब हट जाएंगे, केवल एक ही लगेगा, क्या, जीएसटी, ठीक है। लेकिन पूरा ही आप पूरी तरह से इसमें नहीं फिट बैठा। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताया, अभी एक्साइज भी है, अभी वैट भी है, ये खत्म नहीं किया गया है, समझे ना, अभी भी है। जब टैली में काम करें दिखेगा अलग अलग, जीएसटी अलग दिखता है, एक्साइज ड्यूटी अलग दिखता है, वैट अलग दिखता है, ठीक है, सर्विस टैक्स अलग दिखता है, अभी भी है। चलो अब मेन हम प्रोसेस ये सीखने वाले हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब अब बताओ, ये जीएसटी का जो रूल पढ़ रहे हैं, तो पहले तो उस व्यापारी को जीएसटी पे काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना, तभी तो पाएगा। तो देखो यही प्रोसेस बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन, और लिखा है टीन, क्या लिखा है, टीन। और टीन का मतलब बताया जा रहा है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कह रहा टीन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। मतलब पहले जो लोग टैक्स पे करते थे उनको कौन सा नंबर मिलता था, टीन नंबर। क्या है, टीन नंबर, जिसे बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटी नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, अब लोग जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको जीएसटी नंबर मिलेगा, और उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है। यह जीएसटी 15 डिजिट का होता है, जो पेन पे आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। मतलब ध्यान देना, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक जीएसटी नंबर मिलेगा, और जीएसटी नंबर का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ध्यान देना, यह जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 15 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है। लेकिन किससे बना होता है, वो पेन के बेस पे बना होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पे बना होता है। और आप लोग जानते ही हो परमानेंट अकाउंट नंबर कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है, और वो भी अल्फा न्यूमेरिक होता है। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट भी रहते हैं और नंबर भी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जीएसटी नंबर भी उसी से बना है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें भी टैक्स मिलेंगे और इसमें भी नंबर मिलेंगे, लेकिन टोटल जोड़ के कितना होगा,
15। यही बोले गए हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। तो देखो बताया जा रहा है कि शुरू में जो 2 अंक मिलेगा आपको ना, वह जीएसटी स्टेट कोड होगा। क्या होगा? जो शुरू में जो 2 अंक मिलेगा वो जीएसटी का स्टेट कोड होगा, और उसके बाद से जो तीसरे से चालू होगा और लास्ट में 12वें तक जाएगा वो पेन नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। और 3 अंक और मिला दिया जाता है, एंटिटी कोड, ब्लैंक चेक, सम डिजिट, मतलब कोई 3 नंबर मिला के कितना कर दिया जाता है? 15 अंक कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए नाम दे दिया गया एंटिटी कोड, उसके बाद से ब्लैंक, उसका चेक सम डिजिट, मतलब कैसे भी मिला के उसको क्या किया जाता है? 15 अंक बना दिया जाता है। लेकिन इन दोनों का मतलब है 09 अगर है तो समझ जाना वो स्टेट कोड है, 10 है तो स्टेट कोड है, उसके बाद 10 अंक है वो पेन नंबर है, और इसी के बेस पे पता बनता है। मतलब ये पेन नंबर बताता है किस पर्सन का बना है, और स्टेट कोड ये बताता है कि किस राज्य से बिलोंग करता है। क्या समझे? पेन नंबर बताता है किस पर्सन का बना है, ठीक है, किस पर्सन का ये जीएसटी नंबर है, और स्टेट कोड ये बताता है किस स्टेट का है, वह किस स्टेट का है, यूपी का कि बिहार का कि महाराष्ट्र का कि दिल्ली का कि वेस्ट बंगाल का, एमपी का, कहाँ का है। जैसे मान लो हमारे यहाँ का है 09, अभी बिहार में चले जाओ तो आ जाएगा 10, 10 हो जाएगा। अभी चले जाओ वेस्ट बंगाल में 19 हो जाएगा, दिल्ली में ठीक है 7 या लगा 27 है, महाराष्ट्र में यही है। ठीक है, ये तो बहुत सारे हैं, तो हमको याद नहीं करना है, बस अपने स्टेट का याद कर ले। हमारे स्टेट का जीएसटी कोड क्या होता है? 09। अगर पूरा रटना है तो उसका लिस्ट गूगल पे सर्च करना, सब मिल जाएगा। पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको बिल पे मिलता है, देख के चढ़ा देते हैं। हाँ, हमारे स्टेट का पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट का जीएसटी कोड क्या है, और जो पड़ोसी है हमारे उनका भी पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता क्योंकि जाहिर सी बात है, जानते हो हमारा घर बने या ना बने, पड़ोसी वाला कैसे बन रहा है ये सबको चिंता रहता है। तो ऐसे पड़ोसी जो है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग पड़ोसी वाले के ज्यादा पूछेंगे लोग क्या चाह रहा है उनका, क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इसे बिहार में पूछा जाएगा। तो चलिए, इसलिए ना नाम आता है यूपी बिहार। देखते हो जब ज्यादातर चर्चा किसी भी मामले में होता है तो नाम आ जाता है यूपी बिहार। ठीक है, जल्दी बिहार यूपी नहीं बोलते लोग, यूपी बिहार हमेशा बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग, कुछ लोग बिहार के लोग यूपी में बसे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग का व्यापार और बहुत नजदीकी का है, पड़ोसी हम लोग हैं। ठीक है, हमेशा ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, आपस में लेन देन होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इसका नाम आता ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसे होगा यह नंबर? तो कुछ ऐसा हो सकता है बाबू, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख दूंगा 0 और 9, तो ये क्या बताओगे? स्टेट कोड है। उसके बाद से जो 09 टाइप किया, उसके बाद से देखो APMPV 1231M1ZD, ये जीएसटी नंबर है। ठीक है, तो जो 09 है वो स्टेट कोड है, ये बीच में जो 10 अंक है वो पेन नंबर है, और 3 अंक हमारा ये चेक सम डिजिट, एंटिटी कोड, ब्लैंक। और टोटल कितना मिलके हो गया है? 15। देख लो, गिन लो, 2, 10, 12, 15। क्लियर है सबको? चलिए, अब यहाँ पे समझते हैं कि इसके लिए लिमिट क्या रखा गया है, कि कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कराने के लिए लाइबल है। कराने के लिए सभी लोग करा लेंगे, चाहे 1 रुपया सेल करे चाहे 10 रुपए का सेल करे, गवर्नमेंट नहीं रोकता है। लेकिन कई लोगों का लाइबल होता है, लाइबिलिटीज है, उसको कराना ही कराना पड़ेगा, अगर वह रूल वह टर्न ओवर है तो चलिए ध्यान देना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर सोल्ड लिमिट, अब क्या बताया जा रहा है? लाइबिलिटी टू रजिस्टर्ड, और देयर सोल्ड में बताया जा रहा है लिमिट, कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। अब सवाल ये सर, एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर होता क्या है? तो देखो, जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये टर्नओवर क्या होता है, तो बताना टोटल सेल ऑफ अमाउंट, टोटल सेल ऑफ अमाउंट। मतलब आपने 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक जितना रुपए का सेल किए हो, मतलब बेचे हो, वही आपका क्या बोला जाता है? टर्नओवर बोला जाता है। नहीं बोलते आपका टर्नओवर कितने का है, इस व्यापारी का टर्नओवर कितने का है, मतलब वो साल भर का उसका बिक्री कितना है,
1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितने का है उसे बोलते हैं क्या, टर्नओवर। हाँ, चाहे वह गुड्स सेल करे, चाहे वह सर्विस सेल करे, उसे मतलब नहीं है। अगर उसका सेल अमाउंट क्या होता है, ठीक है, कोई भी होता तो उसे बोलते हैं टर्नओवर। अब चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10 करोड़ का है, अगर 10 रुपए का होगा तो बताएंगे साल भर का टर्नओवर 10 रुपया है। ठीक है, अगर 10 करोड़ है, 1 लाख है, तो बताएंगे 1 लाख रुपया है। ठीक है, मतलब टर्नओवर का मतलब वही कि उस अकाउंटिंग पीरियड में टोटल मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में जितने का सेल किए हैं उसे ही हमने नाम दिया है क्या, टर्नओवर। इसे बोलते हैं एनुअल टर्न ओवर, एटीयू। ठीक है ना, क्लियर है सबको। चलो, अब इसके लिए भी लिमिट बनाया गया, क्या तो बताया जा रहा है, फिर से देखो आगे पढ़ाया बताया जा रहा है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम और एक्सपोर्ट को शामिल किया गया है, और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। अब चलो और थोड़ा सा समझते हैं, मतलब टर्नओवर तो समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, अब टैक्सेबल क्या होता है, सभी एग्जेम्प्टेड, अब एग्जेम्प्टेड क्या होता है, और एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट क्या होता है। चलो थोड़ा हम लोग डिटेल में सीखते हैं, जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। मतलब यहाँ पे एक व्यापारी है, और वो व्यापारी कोई क्या करता है, गुड्स क्या करता है, सेल करता है। अब चाहे गुड्स सेल करे, चाहे सर्विस सेल करे, अगर उसपे जीएसटी के हिसाब से टैक्स लागू होता है, टैक्स चार्ज होता है, तो उसे बोलते हैं कि टैक्सेबल गुड्स है। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल गुड्स है, या क्या है, टैक्सेबल सर्विस है। मतलब कोई बिजनेसमैन, कोई पर्सन ऐसा गुड्स, ऐसा सर्विस बेचता है जिसमें जीएसटी में टैक्स है, मतलब चाहे वो 5% हो, चाहे वो 12% हो, चाहे वो 18% हो, या चाहे 3% हो, या 28% हो, मतलब कोई भी पर्सन उसे मतलब नहीं है। अगर जीएसटी के हिसाब से टैक्स उस पे है, उस गुड्स पे है, उस सर्विस पे है, उसे ही बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट की अलग बात है, यहाँ पे बात करेंगे टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस। चलो नेक्स्ट अगला है एग्जाम। क्या दिया है, एग्जाम। और एग्जाम का मतलब क्या, बोलिए, एग्जाम का मतलब क्या, मतलब यही कि अगर ये व्यापारी कोई गुड्स बेचता है, कोई सर्विस बेचता है, और इसमें 1% टैक्स चार्ज नहीं है, किसमें, जीएसटी के अंडर। ठीक है, तो उसी बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। मतलब ऐसा वस्तु, ऐसा सर्विस जिसपे कोई टैक्स चार्ज नहीं लागू होता है, और हम गुड्स को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, इसे ही बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है। और नेक्स्ट अगला है एक्सपोर्ट सप्लाई। जब हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल मंगवाते हैं या भेजते हैं, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे भी यह नियम लागू होगा। अब कौन सा नियम लागू होगा, बताया जा रहे हैं, शामिल किया गया है, और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के लिए निम्नलिखित है। अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट दिया गया कितना, 20 लाख। अदर रेस्ट ऑफ इंडिया कितना दिया है, 40 लाख। ध्यान देना, मतलब स्पेशल कैटेगरी कुछ स्टेट को दर्जा दिया गया है, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय मेघालय है, एक मिजोरम है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। इसे बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है। आपको उधर क्यों ऐसा नाम दिया गया है, तो ध्यान देना, यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट इसीलिए माना जाता है कि, और इसीलिए इसका लिमिट थोड़ा कम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम, और पॉपुलेशन कम के साथ साथ यहाँ पे व्यापार बहुत ही अच्छे से नहीं चल पाता है, क्योंकि पहाड़िया इलाका ज्यादा है, और बहुत सारे बिजनेस नहीं चला पाते हैं, पार्टिकुलर कोई कोई एक ही बिजनेस चलता है, और इसीलिए वहां पे थोड़ा सा आर्थिक स्थिति लोगों का थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक है, और टर्नओवर ज्यादा नहीं हो पाता है, और इसीलिए क्या होता है, वहां पे लिमिट क्या रखा गया है,
20 लाख। जैसे मान लो असम ये हो गया, ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पे चाय पत्ती का खेती होता है, मैक्सिमम कोई हो ही नहीं करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो सेल होते हैं पूरे भारत में चाय पत्ती के सबसे ज्यादा यही से होता है, ठीक है। कुछ ऐसे एरिया है जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश ही हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है इसमें से जो पहाड़िया इलाका है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है 6-6 महीना बारिश ही होता जाता है, ठीक है, दिक्कत होती है। प्लस पॉपुलेशन भी थोड़ा कम है, ठीक है, लोग भी कम है, जाहिर से लोग कम है तो व्यापार भी कम चलेगा, तो हम लोग नहीं जाएंगे उनके स्टेट में खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक नाम रखा गया स्पेशल कैटेगरी के स्टेट, ठीक है। और लेकिन ध्यान देना, पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं है, सब बहुत आगे है, ठीक है, ध्यान देना, बस इसके मामले में पीछे है सब, ठीक है। और एजुकेशन के मामले बहुत आगे है सभी स्टेट। चलिए, उसके बाद इसका लिमिट दिया गया 20 लाख। अदर रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इसके अलावा जितने स्टेट आते हैं, ठीक, उनकी स्थिति थोड़ा सा ज्यादा है, और मतलब पैसे का जो लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, अब व्यापार कई सारे टाइप के किए जा सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 40 लाख लिमिट दिया गया। पहले तो और कम था, इसके लिए 10 लाख था, और इसके लिए 20 लाख, अब बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, अब बोला कि 20 यहाँ होना चाहिए और 40 यहाँ होना चाहिए। हाँ, ध्यान देना, ये लिमिट रखा गया है कुछ स्पेशल कैटेगरी, उसके बाद अदर स्टेट के बारे में, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और रूल बनाए गए हैं। अगर 20 नहीं हो, 40 नहीं हो, फिर भी रजिस्ट्रेशन उनको कराना ही पड़ेगा। एक आम भाषा में मैंने बताया कि 20 और 40 ये लाइबल है, लेकिन ये कराएंगे ही कराएंगे। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, 20 ना हो तो भी कराएंगे, 40 ना हो तो भी कराएंगे। अब कौन लोग कराएंगे वो आगे की बात, बोलो क्या कर रहे हो, क्या जाना है। अरे यार 20 लाख लिमिट है, उससे ज्यादा और बढ़ जाएगा, ठीक है, 40 है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। हमने लिमिट क्या मतलब दिया है कि 20 लाख हो, ये लाइबल है गवर्नमेंट की, ठीक है, रूल बनाए गए हैं, तो रजिस्ट्रेशन बाबू कराओ, नहीं कराओ दिक्कत हो सकती है। 40 है तो कराओ, नहीं कराओ तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेक्टर दिए गए, कुछ ऐसे रूल बनाए गए, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा, और इसमें तो हर एक व्यापारी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, क्योंकि नहीं कराने से दिक्कत जानते हो क्या हो रहा है, जब सेल टैक्स वाले आ रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, कोई ना कोई कमियां बता के चालान करा के लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कराना इसमें सबको जरूरी है, ठीक है। और ये रूल हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये ऐसा लिमिट मत समझना कितना पढ़ा दिए 20 और 40 तो हमेशा पढ़ेंगे, कभी बताएंगे 2 साल के 4 साल के बाद 20 से 40 बताएंगे, देखते रहिएगा, सर्च करते रहिएगा लिमिट क्या दिया गया है, ठीक है। मतलब द रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या दिया है, उसके बाद से, ठीक है, और उसके बाद से हमारे स्पेशल कैटेगरी की क्या दिए गए, तो हर साल नहीं चेंज होता है, 2 साल 3 साल पे एक बार चेंज कर देते, ठीक है, यह रूल। उसका टर्नओवर और भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, नियम होते हैं, ये क्लियर है सबको, बोलिए। चलिए, यह तो एक नॉर्मल भाषा में मैंने बताया कि बाबू यह तो लिमिट है, कराना ही कराना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भी चाहे 10 रुपए का साल भर में बेचो और चाहे 20 रुपए का बेचो, फिर भी कराना होगा। किसके अंतर्गत आओगे, तो नीचे देखिए कुछ पॉइंट दिए गए, तो 2 पॉइंट और बताएंगे आज, इसके बाद अगला बताएंगे अगले दिन। देखो बताया जा रहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब अनिवार्य रूप से किसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अब देखिए बताया जा रहे हैं, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा जो निम्नलिखित नियम के अंतर्गत आते हैं, निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो पहला ही ऑप्शन बता दिया, क्या बता रहा है, अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, मतलब कोई पर्सन है और कोई बिजनेसमैन है और एक राज्य से दूसरे राज्य में वह टैक्सेबल गुड्स को बेचता या खरीदता है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना, मतलब चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, चाहे स्पेशल कैटेगरी का हो या उसके बाद जितने स्टेट वो हो, भले ही 40 लाख नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसे बिजनेसमैन हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भिजवाते हो या मंगवाते हो, अब चाहे 10 रुपए का खरीदे और चाहे 100 रुपए का खरीदे, चाहे 1 लाख रुपए का खरीदे, टैक्स लेते हो और टैक्स देते भी हो, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ये रूल बनाए गए, समझे ना। लेकिन वही पर्सन अगर मान लो एग्जेम्प्टेड करता तो ऐसा रूल नहीं, अब चाहे 10 लाख का खरीदे चाहे 20 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से देखो ये क्लियर है सबको ना, और देखो सेकंड क्या बताया जा रहा है,
अगर कोई कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो भारत में आके मतलब दूसरे स्टेट का है, दूसरे कंट्री का है और मेरे भारत में आके व्यापार कर रहा है और वह टैक्सेबल पर्सन है, व्यापार को चला रहा, टैक्स ले रहा है और दे रहा है, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका लिमिट 40 ना हो। कैजुअल नॉन रेजिडेंट हो ना, अप्रवासी, ठीक है, जो हमारे यहाँ का ना हो, ठीक है, जो दूसरे कंट्री के लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ व्यापार चलाते हैं, ठीक है, हाँ भाई, तो उसके लिए बोला कि बाबू तुमको तो कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है, 40 हम इंतजार नहीं करेंगे, 20 इंतजार नहीं करेंगे, फिर पकड़े जाओगे तो जेल जाओ, ठीक है, ये आपका व्यापार बंद हो सकता है, जुर्माने बहुत सारे लग सकते हैं, ठीक है, ये नियम बनाए गए। क्लियर है सबको? तो ऐसे लगभग ये सभी नियम बनाए गए हैं, आप लोग को एक एक करके पढ़ लेना है, आज जो समझ में नहीं आया एक बार सर्च कर लेना है, सर्च नहीं, सर्च सर्च करके समझना, नहीं समझ आएगा फिर हमसे पूछना है। चलिए एक और पॉइंट बता देते हैं, क्या, थर्ड वाला फिर से बताया जा रहा है कि जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब तो सर ये क्या मतलब है, जिसको होता है ना कि कई सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है और कई सारे ऐसे व्यापारी जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, फिर भी कई सारे ऐसे सामान होते हैं जो मुझसे खरीद लेते हैं, फिर उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है नहीं, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो उल्टा प्रोसेस हमको भी पड़ जाता है, मतलब गवर्नमेंट कहता है आरसीएम लगेगा, मतलब जो टैक्स आप मतलब उनको दिए हो ना, उनको ना दे के उल्टा आप हमको ही दे दे, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब सेम उल्टा होता है, किसके उल्टा होता है, जीएसटी, मतलब जीएसटी का नियम क्या है, आप टैक्स दिए, आपका टैक्स वो दे देगा गवर्नमेंट को, और जो हम लेंगे हम दे देंगे, मैच करके ली जाएगा, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड से करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है नहीं उसका, तो देगा कहाँ से, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है, तो गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं, आरसीएम के अंतर्गत आप टैक्स हमको पे करना, कैसे पे करना, बस जो प्रोसेस जो टैक्स उनको दोगे वह डिडक्ट करके वो हमारे खाते में आप दे देना, ठीक है, और लेकिन कब ऐसा होता है, जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से और एक ही बिल में अगर 5,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर दे, तो अगर कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आरसीएम का रूल बनाया गया, टैली में ऑप्शन दिया, लेकिन इसके अंदर बहुत कम लोग आए, सभी लोग चाहते हैं हमारा बेनिफिट मिले, आईटीसी मिले, इसीलिए जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना और रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं खरीदते, कहते नहीं हम आपसे नहीं खरीदते, जीएसटी नंबर दी, क्यों, क्योंकि मुझे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और खरीद लूंगा तो टेंशन हमको ही लगेगा कि हम गवर्नमेंट को कैसे टैक्स पे करें, फिर उसके लिए नियम बनाओ, तो दिक्कत होता है, जल्दी लोग खरीदते नहीं है, बड़े बड़े व्यापारी ना जाते हैं, अगर किसी व्यापारी के पास जाते हैं ना, कहते हैं जीएसटी नंबर है कि नहीं, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तब उसे माल खरीदते हैं, फायदा होता है, और जो वो व्यापारी जो रजिस्टर व्यापारी होता है जब बेचता है और जब ज्यादा अमाउंट का बेचता है तो भी कहता है तुम्हारे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तो अच्छा रहता है, ठीक है ना, फायदा रहता है दोनों के लिए, मतलब रिपोर्ट देने की, ठीक है, क्या हुआ? अब इसके लिए नियम बनाए गए हैं, अब क्या हम हो सकते जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, वो गाड़ी की बात होती है उसमें कि अगर एक गाड़ी में लेके जाता है तो नहीं कर सकते हैं, अब इसका लिमिट अलग अलग है, उसका प्रोसेस मुझे क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि जो 50,000 जो बोल रहे हो ना तो ईवे बिल वाला है, हाँ, कि अगर कोई भी पर्सन हो, चाहे हम हो या चाहे कोई हो, अगर 50,000 का माल अगर गाड़ी में लाद के ले जा रहे हैं तो गवर्नमेंट अगर सेल टैक्स वाले पकड़ लेंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, नहीं लेके जा सकता है, चाहे बेचने के लिए ले जा रहे थे कुछ भी, जैसे मान लो हम खरीद लिए, ठीक है, तो मान लो हम यूज कर रहे हैं तो बनवाने के लिए लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही सामान मान लो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, अब चाहे भले ही वो हमारा व्यापार ना हो, ठीक है, हम सेल परचेज ना करते हो, मान लो 2 लाख का सामान खरीदा था और हम किसी को बेच दिए, अगर रास्ते में पकड़ा जाता है तो दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए जीएसटी ईवे बिल जनरेट करना जरूरी होता है, तो आगे का प्रोसेस बताऊंगा कब अप्लीकेबल होता है, क्यों अप्लीकेबल होता है, और कौन कौन ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, ये पढ़ ले जाएंगे आप लोग ना, कौन कौन कराएगा पढ़ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा बताइए, फिर तो देखो एक और पॉइंट चलो एक और पढ़ा देते हैं, ठीक है, लास्ट है, ठीक है, फिर तो बता रहा अगर कोई एजेंट, एजेंट नाम सुने हो ना, ठीक है, किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे गुड्स या सर्विस क्या करता है,
सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्यों कम। मतलब मैं एक एजेंट हूँ और मैं कोई आपको क्या कर रहा हूँ, कोई गुड्स का सर्विस दे रहा हूँ या सर्विस ही दे रहा हूँ, और मैं जो सर्विस गुड्स ले रहा हूँ दे रहा हूँ, ठीक है, उस पर टैक्स भी चार्ज कर रहा है। जैसे मान लो गोरखपुर चले गए, एक बहुत बड़ा सा व्यापारी है, तो व्यापारी से डायरेक्टली तो जुड़ नहीं सकते हो आप, ठीक है, वो आपको जानता नहीं है। तो बड़े बड़े शहरों में ना एजेंट को लोग पकड़ते हैं कि सर मेरा काम करा दीजिए, तो कहता कोई बात नहीं, हमारा यही व्यापारी है इसलिए मैंने नाम रखा है एजेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको चार्ज दीजिएगा, मतलब यह काम करा दूंगा, कितना पैसा लूंगा। तो कुछ ऐसे ब्रांडेड एजेंट होते हैं जो टैक्स भी लेते, गुड्स भिजवाते समय या सर्विस प्रोवाइड कराते समय, तो अगर टैक्स ले रहा है हम तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, अन्यथा उसका व्यापार बंद हो सकता है, वो अपना काम नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, समझे ना। लेकिन ऐसा एजेंट है जो सर्विस देता है केवल, ठीक है, टैक्स उस पर नहीं लेता है, कुछ चार्ज ले लेता है, ठीक है, कि यह काम करा दूंगा 1000 चाहिए, ये काम करा दूंगा 2000 चाहिए, और उस पर टैक्स चार्ज नहीं करता है, ऐसे पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोग नहीं है ना ऐसे एजेंट, अभी चले जाओ गोरखपुर से आगे बढ़ो, ऐसे ब्रांडेड एजेंट मिलेंगे जो इतना डिमांड है वहां पे, वो सब लेते हैं सब, और इतना पैसा कमाते हैं कि गवर्नमेंट की नजर में है, जाहिर सी बात उनको टैक्स से रिलेटेड काम करना पड़ेगा और सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ऐसे नियम पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, पढ़ के अगर कोई ऑप्शन ना समझ में आए तो आप लोग सर्च कर लेना, गूगल पे सब बता देगा, और बहुत ईजी दिया है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ डीलर।